हेलो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर वो 2024 में लगातार तीसरी दफा प्रधानमंत्री बनते हैं तो कार्यकाल खत्म होने तक उनकी उम्र 78 साल हो जाएगी। बीजेपी में लगभग 80 साल की उम्र तक नेताओं के रिटायर होने का रिवाज है। ऐसे में सवाल उठता है कि मोदी के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा। इस होड़ में फिलहाल दो नेता हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शाह कुछ समय से खुद को एक सुलझे हुए नेता में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी झलक पिछले दिनों में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उनके बेहद नपे तुले भाषण में भी दिखी। वही योगी का कट्टर हिंदुत्व वाली छवि के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। आखिर दोनों में से किसका दावा ज्यादा मजबूत है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। खास पेशकश है, शाह योगी कौन होगा मोदी का उत्तराधिकारी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमित शाह सबसे तगड़े दावेदार कैसे बन रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का दावा कितना मजबूत है, क्या मोदी 2029 में भी पीएम कैंडिडेट होंगे। आइए जानते हैं। फेस ऑफ मोदी। क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वाभाविक अधिकारी के रूप में स्थापित कर लिया है। पिछले दिनों में अविश्वास बहस के दौरान संसद में शाह ने जिस तरह के तेवर दिखाए, उससे तो यही लगा वह फुल कॉन्फिडेंस के साथ फाइटिंग लीडर नजर आ रहे थे। अमित शाह लंबे समय से मोदी के सबसे करीबी सिपहसालार रहे हैं। उन्होंने शुरुआत बिजनेस के तौर पर की है। पहले अपने पिता का केमिकल बिजनेस चलाया, फिर स्टॉक ब्रेकिंग और उसके बाद सहकारी बैंकिंग में चले गए। आखिर में 1987 में बीजेपी में शामिल हुए और प्रभावशाली नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। दिलचस्प बात यह है कि पीएम मोदी ने भी अपनी सियासी सफर उसी साल शुरू किया था। मोदी की तरह अमित शाह भी पार्टी में तेजी से उभरे। मोदी अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। कई लोग समझते हैं कि 2002 में गोधरा कांड के बाद शुरू हुए दंगे के दौरान शाह गुजरात के गृह मंत्री थे, लेकिन ऐसा नहीं था। उस समय राज्य का गृह मंत्रालय गोवर्धन जदफिया के पास था। शाह ने उस साल के अंत में गृह राज्य मंत्री और एक दर्जन अन्य विभागों का कार्यभार संभाला। अमित शाह का सियासी सफर विवादों से भरा रहा। सोहराबुद्दीन शेख फेक एनकाउंटर मामले में जुलाई 2010 में कांग्रेस के अगुवाई वाली यूपी सरकार के दौरान उन्हें जेल में भी डाला गया। हत्या, जबरन वसूली और तस्करी में शामिल एक गैंगस्टर था। पुलिस ने उस पर पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI और आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया। सोहराबुद्दीन नवंबर 2005 में गुजरात राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ में मारा गया। इस एनकाउंटर मामले में शाह ने साबरमती सेंट्रल जेल में 3 महीने बिताए। उन्हें अक्टूबर 2010 में जमानत मिली। बाद में विशेष अदालत ने सबूतों के आधार पर शाह को सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में बरी कर दिया। हालांकि विपक्ष उन्हें लगातार कथित इस्लामी आतंकियों के सिलसिलावार पुलिस एनकाउंटर के लिए जिम्मेदार ठहराता रहा है। यह भी एनकाउंटर उस वक्त हुए थे जब शाह गुजरात में मोदी की अगुवाई वाली सरकार में गृह राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। बीजेपी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पार्टी चलाई, जबकि सरकार चलाने की जिम्मेदारी मोदी ने संभाली। लेकिन दूसरे कार्यालय में शाह ने गृह मंत्री का ओहदा संभाला और सबको अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति से वाकिफ कराया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और नागरिकता संशोधन कानून CAA पास कराने जैसे कुछ चर्चित फैसले हैं जिनके पीछे शाह थे। लेकिन फरवरी 2020 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान शाह जिस तरह से शाहीन बाग में CAA प्रदर्शनकारियों और दिल्ली दंगे से निपटे, उसकी कड़ी आलोचना हुई। वामपंथियों के साथ दक्षिणपंथियों ने भी शाह को निशाने पर लिया, भले ही दोनों के लिए वजह अलग अलग थी। फिर जब 1 महीने बाद कोविड ने भारत पर हमला किया तो शाह को 30 दिनों में 3 बार अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें पूरी तरह रिकवर करने में वक्त लगा। उसके बाद 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में बीजेपी की हार हो चुकी है। इससे शाह की चुनावी जादूगरी वाली छवि को भी धक्का लग गया है। इस बीच 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी को लगातार दूसरी बार सूबे में सत्ता दिलाई। योगी के उदय ने मोदी युग के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए शाह बनाम योगी मुकाबले में संभावना भी बढ़ा दी है।
हालांकि बीजेपी अपने नेताओं का चुनाव इस तरह नहीं करती। साथ ही अभी मोदी युग की समाप्ति का भी कोई संकेत नहीं मिल रहा है। मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिए गए भाषण स्पष्ट किया है कि फ्यूचर में प्रधानमंत्री वही रहेंगे। मोदी के बाद के युग में शाह को एक संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा है। वह युग चाहे जब भी आए। जाहिर है जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा, शाह की नेशनल प्रोफाइल भी बढ़ती जाएगी। अब सवाल उठता है कि योगी का क्या होगा? क्या राजनीति में चमकने की उनकी योजना को शाह के उभरने से झटका लग सकता है? शायद ऐसा ना हो, लेकिन योगी को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता 2027 का विधानसभा चुनाव रहेगा। अगले 11 साल में बहुत कुछ हो सकता है। राजनीति में किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती है। कांग्रेस को भी नकारा नहीं जा सकता है, ना ही विपक्ष को। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।